नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर। अगर आपको बायोलॉजी बहुत ही आसान तरीके से सीखना है तो ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम लोग आ गए एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक है चैप्टर में से रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद में आई विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जहां पे गैमेट्स आर इन्वॉल्व। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर फॉर्म होते हैं, उनका फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा और जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर इन्वॉल्व। सो दीज गैमेट्स आर फॉर्म इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वहां पे दो फेजेस दिखते हैं। वन इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज एंड अदर इज कॉल्ड एज द मैच्योरिटी फेज। तो जुवेनाइल फेज में ये फेज स्टार्ट होगा बर्थ से लेके अप टू द प्यूबर्टी। ये फेज में वो ऑर्गेनिज्म गैमेट्स फॉर्म नहीं करते। सो दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज। तो इट इज रिप्रेजेंट फिजिकल ग्रोथ, मतलब जहां पे सिर्फ फिजिकल ग्रोथ होगा और ये फेज स्टार्ट होगा बर्थ में से। तो ये फेज में एनिमल्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो सेकेंड फेज है दैट इज अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज में क्या होगा, फिजिकल ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा एंड यहाँ पे देर विल बी ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो ये जो सेक्स ऑर्गन है उनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्स ऑर्गन बिकम एक्टिव। दिस सेक्स ऑर्गन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। तो ये गैमेट स्टार्ट प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज का तीन इवेंट्स है। वन इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा। मेल गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन को बोलते हैं oogenesis। तो ये गैमेट फॉर्मेशन होगा और ये गैमेट ट्रांसफर करने का भी प्रोसेस होगा जिसको कंसिडर किया जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। जो सेकेंड इवेंट है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। एक बार गैमेट ट्रांसफर हो गए तो ये मेल एंड फीमेल गैमेट विल कम टुगेदर। ये दोनों एक साथ आएंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, जाइगोट। तो जाइगोट फॉर्मेशन इज कंसिडर एज अ थर्ड इवेंट, जाइगोट फॉर्मेशन ऑनवर्ड्स। तो इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जाइगोट फॉर्म होगा और वहां पे एम्ब्रियोजेनेसिस देखेगा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे दो फेजेस और सेकेंड फेज का इवेंट। अभी थ्रू आउट द एनिमल किंगडम में दो टाइप ऑफ ब्रीडर्स पाए जाते हैं। एक है कंटिन्यूअस ब्रीडर, अनदर इज कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर। बिकॉज कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स है उनका जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही दिखता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग, एप्स, उनका रिप्रोडक्शन कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। तो अगर आपने देखा रहेगा यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं, राइट। सो वन इज क्वेल, अनदर इज शिप। तो ये क्वेल को बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर, मतलब जिनका ब्रीडिंग होगा समर सीजन में, राइट। तो समर सीजन में क्या है, यहाँ पे मेटिंग होगा, देन एग लेइंग होगा, इंक्यूबेशन होगा एंड ग्रोथ ऑफ द ऑफस्प्रिंग भी होगा समर सीजन में। तो उनको बोलते हैं लॉन्ग डे ब्रीडर। शिप इज कंसिडर एज शॉर्ट डे ब्रीडर। शॉर्ट डे क्यों, बिकॉज उनका जो रिप्रोडक्शन है वो कभी होगा विंटर सीजन में एंड रिमेनिंग पीरियड विल बी यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ। तो यहाँ पे देखो मेटिंग, प्रेगनेंसी, डिलीवरी कभी होगा, विंटर सीजन में होगा। सो इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट डे ब्रीडर। सो क्वेल जो बर्ड है एंड शिप जो मैमल है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ब्रीडर। सो सीजनल ब्रीडर में दे आर गोइंग टू मेट, they are going to reproduce in a particular season। तो इसका एग्जाम्पल है गोट, शिप एंड डोंकी।
कंटिन्यूस ब्रीडर का ऐसे कोई भी सीजन नहीं होता एंड दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और एक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। अभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल। व्हाई सेक्सुअल? बिकॉज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड नॉर्मली ह्यूमन इज गोइंग टू गिव बर्थ टू द यंग वन। सो ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज विविपैरस। जो एनिमल्स बर्थ देते हैं यंग वन को उनको बोलते हैं विविपैरस। और जो फिनोमिना है, जो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं विविपैरिटी। तो ह्यूमन बीइंग शो करेंगे विविपैरिटी। सो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है उनको बोलते हैं गोनैड्स। तो अगर मेल गोनैड है इट इज कॉल्ड एज टेस्टीज। फीमेल गोनैड है उनको बोलते हैं ओवरीज। सो सिंगुलर इज टेस्टीज। अगर एक रहेगा तो TESTIS। अगर दो रहेगा तो TESTES। सो दिस इज सिंगुलर। प्लूरल इज TESTES। फीमेल गोनैड को बोलना है ओवरी, दैट इज अ सिंगुलर। मेनी आर कॉल्ड एज ओवरीज। तो मेल गैमेट है दैट इज अ स्पर्म। फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज ओवम। प्लूरल इज कॉल्ड एज ओवा। एक रहेगा तो ओवम, बहुत सारे रहेंगे तो क्या बोलना है? ओवा। सो दीज गोनैड्स जो प्रोड्यूस होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो गैमेटोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होगा और सेक्स हॉर्मोन्स है ये भी इन्वॉल्व होते हैं इनमें। तो ये गोनैड्स में गैमेट प्रोडक्शन होगा बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। और ये गोनैड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, दैट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो ये जो गोनैड्स है उनका जो ग्रोथ है, उनका जो फंक्शंस है, उसको कंट्रोल कौन करेगा? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। अभी ये गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का दो एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं। वन इज कॉल्ड एज FSH। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड दूसरा है LH। LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों भी हार्मोन कौन रिलीज करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द गोनाड्स। ओके, कैसे? बाय सिक्रीशन ऑफ दीज टू हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स है, दे विल टेक केयर ऑफ द गोनाड, सो दे आर कॉल्ड एज गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। तो गोनाड्स का ग्रोथ एंड फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा? गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। और ये गोनाडोट्रोपिक का एग्जांपल क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये दोनों भी हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद में हम लोग आते हैं एक कंसेप्ट के बारे में, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन मतलब जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। सो टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या हो जाएंगे? जो गैमेट ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेंगे। मतलब अगर कोई डक्ट फॉर्म हो रहा है, रिप्रोडक्टिव डक्ट, जो गैमेट को ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जांपल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर इज ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। ये क्या करेगा? ओवम को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा। सो दैट बिकम अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो जो कुछ ऑर्गन गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेंगे, दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। तो उसमें आएगा डक्ट। ओके, मोस्टली डक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ गैमेट्स। एंड इसके अलावा देर आर एसेसरी ग्लैंड्स, ये भी कंसिडर करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करते हैं। अभी there is one more concept called as secondary sexual character. It is called as SSC. SSC stand for in reproduction secondary sexual character. अभी मेल और फीमेल में ये secondary sexual character will develop after the puberty. Puberty का जो एज है that is in the range of 11 to 14 year. उसके बाद में मेल और फीमेल में कुछ कैरेक्टर देखे जाते हैं। तो मेल में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द बियर्ड, development of the mustache, deep voice. Okay, male has got typical voice. मेल का वॉइस है ये टिपिकल वॉइस होता है और ये वॉइस क्रैक होता है आफ्टर द प्यूबर्टी। ओके, और मेल्स में क्या होता है? ये वॉइस जो वोकल कॉर्ड है या फिर जो वॉइस बॉक्स है वो मॉडिफाइड होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एडम्स एप्पल। एंड मेल इज हैविंग ब्रॉड शोल्डर। तो ये क्या है?
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन केस ऑफ मेल। फीमेल में क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, साइज बढ़ेगा, जो हिप रीजन है ओके वो क्या हो जाएंगे? ब्रॉड हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे, एंड फीमेल विल हैव द टिपिकल हाई पिच वॉइस ओके। तो उनका वॉइस है बहुत ही श्रिल होता है, बराबर कि नहीं? और ये वॉइस फीमेल का आपको चुभेगा, राइट? तो बिकॉज ऑफ इट हैज गॉट वेरी हाई पिच। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन के बारे में, दैट इज रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट इज अनदर टॉपिक। आज हम लोग खत्म करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दीज आर द पार्ट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। कौन कौन सा पार्ट? टेस्टिस। तो आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज अ फ्रंटल व्यू, जो अभी आगे से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, एंड दिस इज अ साइड व्यू। साइड व्यू मतलब साइड से देखेगा तो ऐसे दिखेगा, राइट? तो मेन पार्ट्स आर दीज टेस्टीज। टेस्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है यहाँ पे, सिंगुलर इज कॉल्ड एज टेस्टीज और टेस्टिकल, राइट? देन देयर इज एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में आएगा एपिडिडाइमिस, वाज डेफरेंस और डक्टस डेफरेंस ओके। उसके बाद में देयर इज इजैकुलेटरी डक्ट ओके, देयर इज अ यूरेथ्रा, ऑल दीज आर एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद में तीन ग्लैंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड इज कॉल्ड एज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और है सेमाइनल वेसिकल। तो ये तीन ग्लैंड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया। तो ये पॉइंट्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, एंड टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है उनका ओरिजिन है एब्डोमिनल, मतलब ये टेस्टिस डेवलप हो जाएंगे आपके एब्डोमेन में, और जब भी बेबी वोम में रहेगा, यूटेरस में रहेगा, तभी ये टेस्टिस विल डिसेंड डाउनवर्ड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है टेस्टिस आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन, और ये टेस्टिस बाद में 7th मंथ में ये क्या हो रहे हैं? जब भी बेबी 7 मंथ ओल्ड होगा, वोम में, वोम मतलब यूटेरस, बराबर कि नहीं? जहां पे क्या है, गर्भ बोलते हैं हम लोग, जहां पे बेबी ग्रो होता है। तो ये गर्भाशय में, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेस्टिस विल डिसेंड डाउनवर्ड ओके, और ये टेस्टिस आ जाएंगे स्क्रॉटम में, या फिर उसको बोलते हैं एब्डोमिनल सैक। तो जो टेस्टिस का ओरिजिन है, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। सो इट इज डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म। आपको पता है आपके बॉडी में 3 लेयर होते हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म से डेवलप हो जाएंगे। तो टेस्टिस आर ऑलवेज इन पेयर, 2 टेस्टिस होते हैं ओके। सो इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन बिकॉज दे डेवलप फ्रॉम द मीजोडर्म ओके। और ये कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होंगे, बट 7 मंथ में ये नीचे की तरफ आएंगे स्क्रॉटम में, या फिर जिसको बोलते हैं एब्डोमिनल पाउच। तो ये दिख रहा है, ये पाउच कॉल्ड एज स्क्रॉटम या फिर एब्डोमिनल पाउच, राइट? सो लोकेटेड इन अ पाउच, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल पाउच और स्क्रॉटम, राइट? एंड ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, मतलब 7 मंथ का जब भी बेबी हो जाएगा, सो दिस इज पासिंग थ्रू, you can see this is a passing through a passage. This passage is called as inguinal canal. ये पैसेज दिख रहा है, इनग्विनल कैनाल। ये कैनाल में से ये टेस्टिस स्क्रॉटम में आ जाएंगे। अगर ये टेस्टिस स्क्रॉटम में नहीं आए तो देर इज अ डिसीज और देर इज अ कंडीशन, जो कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। अभी क्रिप्टोर्किडिज्म क्या है? व्हेन द टेस्टिस फेल टू डिसेंड डाउनवर्ड, जब भी टेस्टिस नीचे की तरफ नहीं आएंगे और एब्डोमेन में रहेंगे, इट इज कॉल्ड एज क्रिप्टोर्किडिज्म। सो लेंथ कितना है टेस्टिस का? 4 to 5 सेंटीमीटर ओके। तो ये हो गया टेस्टिस का लेंथ ओके। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द टेस्टिस। तो ये टेस्टिस का लेंथ ऑन एन एवरेज बताया गया है 4 to 5 सेंटीमीटर। उसका जो विड्थ है, सो दिस इज द लेंथ, राइट? ये है उसका विड्थ ओके। तो ये जो विड्थ है दैट इज अ 2 to 3 सेंटीमीटर, और टेस्टिस का जो थिकनेस है, थिकनेस विल बी लैटरल विच कैन नॉट बी शोन बट आई विल शो। तो ये हुआ उसका थिकनेस। तो थिकनेस, सो दिस इज अ लेंथ, दिस इज अ विड्थ, राइट?
and this is the thickness. Okay, thickness is approximately 3 centimeter. So these are the dimension. कितना लेंथ आपको याद रखना है? 4 to 5 centimeter, width is 2 to 3 centimeter and thickness is 3 centimeter. तो ये है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर. अगर मैंने टेस्टिस को वर्टिकली कट किया, ओके, तो ये टेस्टिस ऐसे दिखेगा. तो ये सेक्शन को हम लोग बोल सकते हैं VS of testes, vertical section of testes, or it is also called as LS. LS stand for longitudinal section. Okay, तो ये टेस्टिस में अगर आपने देखा, टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ कवरिंग. ये कवरिंग का जो आउटर कवरिंग है, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनालिस. तो ये जो ट्यूनिका वजाइनालिस दो लेयर से बना है, दैट इज कॉल्ड एज आउटर वन इज कॉल्ड एज parietal. So parietal one is outer one. Inner layer is called as visceral. Okay, outer layer क्या है? Parietal है. Inner layer visceral है. दोनों के बीच में cavity है. Can you see there is a space between them? Okay, so testes are covered by a covering. ये covering को बोलते हैं tunica vaginalis. तो ये tunica vaginalis, it is externally covered by, okay, there is tunica vaginalis के अंदर की तरफ आपको और एक कवरिंग दिखेगा. ये कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया. तो यहाँ पे क्या लिखा है? टेस्टीज आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू. मतलब ये जो है, दिस इज अ कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू. और ये जो कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलैजन मतलब दीज आर द फाइबर कॉल्ड एज व्हाइट फाइबर. कोलैजन इज अ प्रोटीन. मतलब ये ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया बना है कोलैजन से. कोलैजन इज फॉर्म बाय द व्हाइट फाइबर. कोलैजन इज नथिंग बट व्हाइट फाइबर. तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करने वाला है. और ये किससे बना है? व्हाइट फाइबर, दैट इज कॉल्ड एज कोलैजन फाइबर. मीनिंग ऑफ द कोला इज ग्लू. ओके, तो इसको बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया. ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के बाहर की तरफ आपको दिख रहा है देयर इज अ पेरिटोनियल कवरिंग, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वजाइनालिस. और ये ट्यूनिका वजाइनालिस है, दैट इज अ पेरिटोनियम. पेरिटोनियम इज अ कवरिंग अराउंड योर ऑर्गन. ओके, तो ये कवरिंग बताता है कि ये एब्डोमिनल ओरिजिन है, बिकॉज उसके कवरिंग के वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एब्डोमेन में डेवलप हुआ है. So it is covered by peritoneal covering called as tunica vaginalis. और ये tunica vaginalis के दो लेयर है, outer parietal and inner visceral. Okay. Then inner to the tunica albuginea. ये tunica albuginea है. उसके अंदर की तरफ, okay, there is one more layer. आपको दिख रहा है ये लेयर, right? जिसको मैं अभी एरो से दिखा रहा हूं. So this layer is called as tunica vasculosa. Okay, I'll just write down over here. दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वैस्कुलोसा. तो सीक्वेंस कैसा है देखो, बाहर की तरफ है ट्यूनिका वजाइनालिस, उसके अंदर की तरफ है कैप्सूल कॉल्ड एज ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, और अल्ब्यूजिनिया के अंदर की तरफ क्या है? ट्यूनिका वैस्कुलोसा. वैस्कुलोसा इज वैस्कुलर, मतलब इट इज रिचली प्रोवाइडेड विद ब्लड वेसल. ओके, तो आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा. Outer one is tunica vaginalis, middle is called as tunica albuginea, and inner one is called as tunica vasculosa. Okay, so अगर आपने testes को देखा, these testes are internally divided into many compartments. So these compartments are called as, okay, these compartment you can see these are called as lobule. तो अगर ये एक compartment है, so this is called as lobule. ओके, क्या बोलना है इसको? इट इज कॉल्ड एज लोब्यूल. सो टेस्टीज आर डिवाइडेड इंटरनली इनटू मेनी कंपार्टमेंट. दिस कंपार्टमेंट आर कॉल्ड एज लोब्यूल. कितना लोब्यूल्स है? देयर कैन बी 200 टू 300 लोब्यूल्स. ओके, यहाँ पे देखो लिखा है कितना लोब्यूल्स है? 200 to 300 lobules. Okay, so testes are divided into many compartment. अब ये कंपार्टमेंट क्यों फॉर्म हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फाइबर. अब ये फाइबर किससे ओरिजिनेट होगा? ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया के वजह से. और ये कंपार्टमेंट को बोलते हैं लोब्यूल्स. ये लोब्यूल के अंदर कॉइल पोर्शन आपको दिख रहा है. दिस कॉइल पोर्शन इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. हर एक
कंपार्टमेंट के अंदर, हर एक लोब्यूल के अंदर देयर कैन बी 1 to 4 seminiferous tubule. Okay, so testis is divided into many compartment called as lobule. Each lobule contain 1 to 4 seminiferous tubule. Okay, tubule because they are tube like. ओके, छोटे छोटे ट्यूब्स है, राइट, तो उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, राइट। नाउ ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अगर ये ट्यूब्यूल्स को मैंने ओपन किया और उसको कट किया तो इट इज लाइक दिस, आपको सर्कुलर दिखेंगे। ओके, तो ये थोड़ा मैं 3D व्यू बनाने का ट्राई कर रहा हूं, राइट। सो दिस इज वन ट्यूब्यूल। ओके, तो इसको मैंने ये कट किया तो आपको ये सर्कुलर दिखेगा ऑब्वियसली। सो इट इज लाइन बाय अ जर्माइनल इपिथेलियम। ओके, इट इज लाइन बाय द cuboidal germinal epithelium. Always remember, germinal epithelium is going to form gametes. तो यहाँ पे क्या है, क्यूब शेप सेल्स है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज internally they are lined by the germinal epithelium and that is a cuboidal germinal epithelium. Okay, उसके बीच बीच में there are few cells which are the nerve cells, वो हम लोग देखेंगे आगे के डायग्राम में, राइट। सो आप याद रखो, तो these are the cuboidal cells, राइट, ये cuboidal cells को क्या बोलते हैं? Okay, these are called as the germinal epithelial cells, और बीच बीच में there are cells that is called as pyramidal cells called as Sertoli cells और सस्टेनक्युलर सेल्स या फिर नर्व सेल्स। ओके, तो आई विल शो यू इन द नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाता हूं मैं ये सर्टोली सेल कैसे दिखते हैं, सस्टेनक्युलर सेल कैसे दिखेंगे और नर्व सेल के कैसे दिखेंगे। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ST स्टैंड फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इट इज इंटरनली लाइन बाय द cuboidal germinal epithelial cells and that germinal epithelial cells, okay, that germinal epithelial cells are going to produce gametes, that is a sperm। और बीच बीच में पिरामिडल सेल्स है, उसको बोलते हैं नर्व सेल, सर्टोली सेल और सस्टेनक्युलर सेल्स। हाँ, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, so between these seminiferous tubule there are another cells called as interstitial cells or Leydig cells that is going to secrete androgen and testosterone। तो आगे के डायग्राम में TS है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ए जर्माइनल इपिथेलियम। ओके, अभी ये जर्माइनल इपिथेलियम है, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिख रहा है यहाँ पे। तो हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय द जर्माइनल इपिथेलियल सेल्स, और बीच बीच में आपको दिख रहा है ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। और आपको ये दिख रहा है सर्टोली सेल, उसका दूसरा नाम क्या था, नर सेल, और दैट इज अनदर नेम इज सस्टेनक्युलर सेल। तो ये सर्टोली सेल इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म, तो उसके वजह से उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नर सेल बोलते हैं। तो अगर ये सपोज दिस इज वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज अनदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, okay, this is a third seminiferous tubule, this is a fourth seminiferous tubule, तो उसके बीच में यहाँ पे there are group of cells। okay, तो ये जो group of cells आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, this is called as Leydig cells, और दूसरा नाम है उसका interstitial cell। either you can call it as Leydig cell या फिर interstitial cell, और ये रिलीज करेंगे हार्मोन called as testosterone and androgen। ओके, क्या नाम है, लेडिक सेल या फिर उसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल। ओके, आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, इंटर, ओके, स्टिशियल, सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल। ओके, और ये इंटरस्टिशियल सेल क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन, जो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल। ओके, तो ये जो जर्मिनल एपिथेलियम आपको दिख रहा है, ओके, इसको मैं नंबर डाल रहा हूं 1। अब ये जर्मिनल एपिथेलियम क्या फॉर्म करेगा, डिफरेंट स्टेजेस फॉर्म करेगा गैमेट्स के। ओके, तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलियम सेल इज गोइंग टू फॉर्म द स्पर्मेटोगोनिया, दिख रहा है यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, राइट। सो देयर इज अ स्पर्मेटोगोनियम, राइट। तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम आपको दिख रहा है, राइट, कैन यू सी दिस,
तो दिस इज अ स्पर्मेटोगोनियम। ये स्पर्मेटोगोनियम क्या फॉर्म करेगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म, ओके, इट इज गोइंग टू फॉर्म द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दिख रहा है स्पर्मेटोगोनियम के नीचे एग्जैक्टली देयर इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया इज अ प्लूरल, एक रहेगा तो क्या बोलना है? स्पर्मेटोगोनियम। ये फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। आपको दिख रहा है स्पर्मेटोगोनियम का एक लेयर है, उसके नीचे आपको दिख रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के नीचे यू कैन सी देयर इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा स्पर्मेटिड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज हैप्लॉइड, स्पर्मेटिड इज आल्सो हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे मियोसिस हुआ। और ये स्पर्मेटिड फॉर्म करेगा द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड एज स्पर्म्स। तो आपको दिख रहा है छोटे छोटे क्लस्टर में स्पर्म है अंदर की तरफ। ओके, सो ये स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया। तो सीक्वेंस याद रखो, पहला है जर्माइनल एपिथेलियम, ये फॉर्म करेगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज गोइंग टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, then there is spermatid, and finally okay you can able to see there is a sperm। okay, तो ये हो गया हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। सो हम लोग अभी बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो दो स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज ऑल द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दिख रहा है ये सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑल आर गोइंग टू कन्वर्ज, ये सब एक साथ आएंगे, राइट। तो ये एक साथ आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फॉर्म करेंगे नेटवर्क, जिसको बोलते हैं रीटे टेस्टीज। और ये रीटे टेस्टीज इज अ नेटवर्क जो फॉर्म किया गया है सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ने। तो पीछे की तरफ सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विल कम टुगेदर एंड वो क्या फॉर्म करेंगे? नेटवर्क फॉर्म करेंगे, जिसको बोलते हैं रीटे टेस्टीज। अभी ये रीटे टेस्टीज में से 15 टू 20 स्मॉल डक्ट्यूल्स अराइज हो रहे हैं। कैन यू सी दिस? तो मैं क्या बोल सकता हूं? 15 टू 20 डक्ट्यूल्स अराइज फ्रॉम द रीटे टेस्टीज, जिसको बोलते हैं इफरंट डक्ट्यूल्स। इफरंट मतलब जो बाहर जाने वाले, अंदर आने वाले उसको बोलते हैं एफरंट। तो यहाँ पे रीटे टेस्टिस में से 15 टू 20 इफरंट डक्ट्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे, सो इसको बोलते हैं इफरंट डक्ट्यूल्स, या फिर अनदर नेम इज कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया। हाँ, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो आपको इसको बोल सकते हैं इफरंट डक्ट्यूल्स, या फिर इसको बोलते हैं वासा इफरेंशिया। और ये वासा इफरेंशिया एंटर करेगा हाईली कॉइल्ड ट्यूब that is called as epididymis। epididymis is highly coiled structure। तो epididymis यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो epididymis में अगर आपने देखा, जो पहला पोर्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग हेड, या फिर दूसरा नाम है कैपुट epididymis। जो मिडल पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ द epididymis, या फिर इट इज कॉल्ड एज कॉर्पस epididymis। और जो टेल पोर्शन है उसको बोलते हैं कॉडा एपिडाइमिस। कॉडा मतलब टेल। तो ये वासा इफ्रेंशिया या फिर इफरंट डक्ट्यूल जो 15 टू 20 है, वो एपिडाइमिस में एंटर करेंगे। सो एपिडाइमिस इज द पार्ट ऑफ टेस्टिस जहां पे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है। तो स्पर्म मैच्योरेशन विल अकर इन द एपिडाइमिस। तो ये जो हेड है that is called as caput, middle portion is called as body which is called as corpus, and tail is called as cauda epididymis। ओके, तो ये टेस्टिस का आउटर कवरिंग है, आउटर साइड पे है, सी शेप है एपिडाइमिस। तो आपको शेप याद रखना पड़ेगा। इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टेरियर साइड, इट इज अ सी शेप, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ओके,
तो यहाँ पे देखो रिटे टेस्टिस जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिटे टेस्टिस इज फॉर्म बाय it is a posterior, right, and it is formed by 15 it is formed by the fusion of seminiferous tubules. तो posterior surface of the testis पे यहाँ पे क्या हो रहा है, seminiferous tubule fuse हो जाएंगे, ओके और ये क्या फॉर्म करेंगे, रिटे टेस्टिस which is a part of accessory duct. रिटे टेस्टिस से क्या आएगा, 15 to 20 ductules which is called as vasa efferentia. So vasa efferentia is formed by 12 to 20 ductules और ये ductules और ट्यूब्यूल्स है, ये ट्यूब्यूल्स कहां से अराइज होंगे, दैट इज फ्रॉम रिटे टेस्टिस. सो रिटे टेस्टिस से क्या अराइज होगा, वासा इफ्रेंशिया. दिस वासा इफ्रेंशिया इज गोइंग टू एंटर इनटू द हाईली कॉइल्ड पोर्शन व्हिच इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस, जिसका लेंथ है 6 मीटर. हाँ, तो एपिडिडाइमिस का लेंथ है 6 मीटर और एपिडिडाइमिस का तीन पार्ट हम लोगों ने देखा. ओके, द अपर पार्ट और हेड पार्ट इज कॉल्ड एज कैपुट एपिडिडाइमिस. Middle portion is called as corpus epididymis and the tail portion is called as cauda epididymis. तो ये है cauda epididymis. अभी ये cauda epididymis से एक ट्यूब आएगा, दिख रहा है, दोनों भी cauda epididymis से a pair of tube is going to arise. अगर सिंगल ट्यूब है तो उसको बोलते हैं वास डिफरेंस, अगर दो ट्यूब है तो उसको बोलना है वासा डिफरेंशिया. तो vas deferens is a tube which is going to arise from the cauda epididymis. और ये vas deferens देखो क्या कर रहा है, ये यूरेटर है ना, यूरेटर इज गोइंग टू कैरी द यूरिन, उसको लूप करके इट इज गोइंग टू एंटर इनटू द यूरेथ्रा. तो ये देखो ये vas deferens यहां से स्टार्ट होगा और ये पूरा लूप करके ये कहां पे आ रहा है, यूरेथ्रा में आ रहा है. ओके, सो vas deferens is going to carry the sperm from epididymis अप टू द यूरेथ्रा. तो वास डिफरेंस क्या है, उसका लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 40 सेंटीमीटर. सो वास डिफरेंस इज गोइंग टू अराइज फ्रॉम कॉडा एपिडाइमिस, इट इज गोइंग टू गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू फॉर्म लूप अराउंड यूरेटर और ये यूरेटर को लूप करने के बाद क्या हो रहा है, ये सेमानल वेसिकल के साथ फ्यूज होगा और ये देखो जो डक्ट आ रहा है सेमानल वेसिकल से डक्ट, कैन यू सी, यहाँ पे देखो, राइट. तो अगर आपने देखा मैं पेन यूज करता हूं तो यहाँ पे देखो ये जो डक्ट है जो सेमाइनल वेसिकल से आ रहा है, ये जो डक्ट है ये वास डिफरेंस से आ रहा है और दोनों का ये कॉमन डक्ट है और ये कॉमन डक्ट को हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट. ओके, क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट. सो डक्ट फ्रॉम वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम seminal vesicle it is going to form ejaculatory duct. दिख रहा है यहाँ पे लिखा है, तो ejaculate duct कैसे फॉर्म हो रहा है, ये duct आएगा from seminal vesicle and duct from vas deferens और ये फॉर्म करेगा ejaculatory duct जिसका लेंथ इज 2 सेंटीमीटर. so it is formed by the fusion of duct from vas deferens and seminal vesicle. ejaculatory duct open होगा next accessory duct that is called as urethra. ओके, अभी मेल में जो यूरेथ्रा है उसका लेंथ इज 20 सेंटीमीटर. ओके, सो यूरेथ्रा इज अ पैसेज और इट इज अ डक्ट which is going to carry both urine as well as sperm in case of male. तो उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट. तो यूरेथ्रा का भी तीन पार्ट है, द यूरेथ्रा which is surrounded by the prostate gland which is called as prostatic urethra. ओके, तो यूरेथ्रा का जो पहला पार्ट है दैट इज अ प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा. यूरेथ्रा विच इज पासिंग थ्रू द पीनस इज कॉल्ड एज पेनाइल यूरेथ्रा और ये पेनाइल यूरेथ्रा जो पेनिस में से या फिर पीनस में से पास होगा दैट इज कॉल्ड एज पेनाइल यूरेथ्रा. और ये जो छोटा पोर्शन है यूरेथ्रा का जहां पे आपको दिख रहा है कॉपर्स ग्लैंड अटैच है दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रानस यूरेथ्रा. सो यूरेथ्रा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3: prostatic urethra which is surrounded by the prostatic gland, then membranous urethra which is surrounded by the corpus gland and penile urethra which is passing through the penis और penis. तो ये हो गया एक्सेसरी डक्ट के बारे में. सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ग्लैंड्स. तो आपको दिख रहा है तीन ग्लैंड्स है यहाँ पे. सो पहला ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दूसरा ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, और तीसरा है कॉपर्स ग्लैंड. ये तीनों का सिक्रीशन है
जिसको हम लोग टुगेदर बोलेंगे सीमेन, SEMEN। तो seminal vesicle is going to secrete a fluid that is called as seminal fluid। ओके, तो ये सेमाइनल डक्ट वाज डिफरेंस क्या फॉर्म कर रहा है, इजैकुलेटेड डक्ट। और ये सेमाइनल वेसिकल जो सीक्रेट कर रहा है फ्लूइड, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। और ये सेमाइनल फ्लूइड कैसा है, येलो कलर का है, अल्कलाइन है, विस्कस मतलब थिकर है। ओके, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, दैट इज सेमाइनल फ्लूइड, जो 60% ऑफ द सीमेन फॉर्म करेगा। सीमेन इज अ व्हाइटिश फ्लूइड which is produced by the male during the sexual intercourse or during the ejaculation। तो ये सीमेन का 60% कौन फॉर्म कर रहा है, सेमाइनल वेसिकल। और इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। कौन कौन सा कंपोनेंट है सेमाइनल वेसिकल का, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज फ्रक्टोज। नाउ फ्रक्टोज इज गोइंग टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म, उसका फंक्शन है। सेकेंड इज कॉल्ड एज फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन इज गोइंग टू coagulate the semen after ejaculation। ejaculation क्या है, ejaculation प्रोसेस है, और जो प्रोसेस से क्या होगा, ये सीमेन बाहर आएगा। तो जैसे ही ये सीमेन बाहर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन के बाद ये सीमेन को क्या करेगा, कोएगुलेट करेगा, क्लॉट करेगा। ओके, छोटा छोटा गोला बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेट। तो उसके लिए कौन सा सब्सटेंस चाहिए, फाइब्रिनोजेन। ओके, द थर्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल ट्रैक्ट। मतलब जैसे ये सीमेंट डिपॉजिट होगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, दैट इज इन द वजाइना, और ये क्या करेगा, वजाइना और यूटेरस को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करेगा। तो जब भी वजाइना एंड यूटेरस विल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये स्पर्म क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा टुवर्ड्स द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। सो दैट इज द ऑल अबाउट सेमाइनल वेसिकल। तो आपको क्या याद रखना है, सेमाइनल वेसिकल कैसा फ्लूइड है, सेमाइनल वेसिकल इज गोइंग टू फॉर्म सेमाइनल फ्लूइड, येलो कलर का है, अल्कलाइन है, मतलब पीएच इज स्लाइटली मोर देन 7। ये कैसा है, थिकर है, 60% ऑफ द सीमेन फॉर्म करेगा। और इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट है, फ्रक्टोज जो fruit that is called as a sugar which is going to provide energy for the sperm। दूसरा है फाइब्रिनोजेन जो coagulate करेगा, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इज गोइंग टू कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल ट्रैक्ट और स्पर्म को हेल्प करेगा टू प्रोपेल, प्रोपेल मतलब ऊपर की तरफ फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाने के लिए हेल्प करेगा। सेकेंड इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, the prostate gland is going to surround the urethra, so that is a prostatic urethra। now this prostate gland is going to produce 30% of the semen। क्या फॉर्म कर रहा है, 30% ऑफ द सीमेन, और जिसका पीएच है 6 to 6.5। सो वी कैन से इट इज अ स्लाइटली एसिडिक। प्रोस्टेट ग्लैंड इज गोइंग टू सिक्रेट अ प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये कैसा है फ्लूइड, एसिडिक है, व्हाइटिश है, और इसके अंदर एंटी कोएगुलेंट एंजाइम है और सिट्रेट है। ये सिट्रेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म न्यूट्रिएंट। ओके, और ये एक्टिवेट करेगा स्पर्म एंड मेक देम मोटाइल। मोटाइल मतलब स्पर्म कैन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द एग। राइट, तो पहले क्या होता है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ये सीमेन डिपॉजिट होगा किधर, वजाइना में। उसके बाद में ये स्पर्म विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द फेलोपियन ट्यूब। तो ये स्पर्म मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ओके, इसके अंदर सिट्रेट भी है जो जिसको बोला जाता है स्पर्म न्यूट्रिएंट। ओके, तो ये सेकेंड ग्लैंड हुआ, दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। So prostate gland is going to secrete prostatic fluid. It is acidic in nature. pH is 6.5. It is going to form 30% of the total semen। उसके पास क्या है, anticoagulating और anticoagulant enzyme है और citrate है। The next fluid which is released by the corpus. The corpus gland is also called as bulbourethral gland। Another name of the corpus gland is bulbourethral gland। और ये कॉपस ग्लैंड भी क्या सीक्रेट करेगा, अल्कलाइन फ्लूइड। बिकॉज क्या होता है, जब भी आप यूरिनेशन करोगे तो यूरिनेशन में नाउ सम पार्ट ऑफ यूरिक एसिड कैन बी प्रेजेंट इन द यूरेथ्रा। तो ये यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा, फ्लूइड जो रिलीज कर रहा है कॉपस ग्लैंड। तो देखो क्या लिखा है, secrete alkaline fluid that neutralizes acid that may be present in the पेनाइल यूरेथ्रा ड्यू टू द यूरिनेशन। मतलब अगर आपने यूरिनेशन किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले,
तो यहाँ पे यूरिक एसिड रहेगा, तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कौन करेगा? दैट इज अ सिक्रीशन फ्रॉम कॉपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये वजाइना को लुब्रिकेट करेगा। लुब्रिकेशन मतलब क्या है? ये फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा जब भी क्या होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा। ओके, जब भी उनका मेटिंग होगा, कॉपुलेशन होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कॉइटस होगा, ये एक ही टर्म, मतलब इसका सबका मीनिंग एक ही है। आइदर यू कैन कॉल एज कॉइटस, COITUS, और कॉप्यूलेशन, COPULATION, या फिर उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स, और सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं सेक्स। हाँ, तो कॉपर्स ग्लैंड इज गोइंग टू फॉर्म 10% ऑफ द सीमेन, तो 60% कौन फॉर्म करेगा? सेमाइनल फ्लूइड, 30% प्रोस्टैटिक फ्लूइड, 10% will be copper, so total 100% of the semen will be produced. So what is semen? Semen is a collection or it is a collective secretion of 3 gland. तो ये तीनों ग्लैंड मिला के क्या फॉर्म करेगा? सीमेन फॉर्म करेगा। ओके, तो सीमेन के अंदर फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज इज नॉट प्रोड्यूस एल्सवेयर इन द बॉडी। आपके बॉडी में किधर भी फ्रक्टोज प्रोड्यूस नहीं होता, ये सिर्फ प्रोड्यूस होगा कहाँ पे? सेमाइनल वेसिकल। तो रेप केस में क्या करते हैं? फ्रक्टोज का टेस्ट करते हैं। अगर फ्रक्टोज फीमेल की वजाइना में प्रेजेंट है, सो दैट विल कंफर्म देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो फ्रक्टोज का क्या यूज है? यूज टू कंफर्म द रेप इन फोरेंसिक टेस्ट। अगर रेप केस है तो फ्रक्टोज का टेस्ट करते हैं, फ्रक्टोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स देयर इज अ रेप और देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, तो अभी क्या होता है? ये सीमेन तो डिपॉजिट होगा, बराबर कि नहीं? डिपॉजिट होने के बाद ये जेली जैसे फॉर्म होगा, मतलब ये कोएगुलेट होगा। तो जैसे ही जेली जैसे फॉर्म होगा, ये वजाना से ऊपर की तरफ पुश होगा, और बाद में ये क्या हो जाएगा? लिक्विफाई होगा विद द हेल्प ऑफ एंटी कोएगुलेटिंग एंजाइम। देखो क्या लिखा है, व्हेन सीमेन इज इजैकुलेटेड, जब भी सीमेन ये रिलीज किया जाएगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के एंड में, जो वाइटी सिक्रीशन होता है, तो पहले ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट कोएगुलेट, मतलब एक जेली जैसे फॉर्म होगा, सो दैट इट इज इजी फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करे करके क्या करेगा? ये जेली जैसे जो सीमेन है उसको पुश करेगा। उसके बाद में एंटी कोएगुलेटिंग एंजाइम है, उसको लिक्विफाई करेंगे, और उसके बाद में स्पर्म विल स्टार्ट स्विमिंग। तो ये हुआ ग्लैंड के बारे में। ओके, देयर आर 3 ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। अभी जो लास्ट पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया। ओके, एक्सटर्नल जेनिटालिया में आएगा दैट इज पीनस, या फिर हम लोग पेनिस भी बोल सकते हैं। सो पीनस इज एक्सटर्नल जेनिटालिया, और ये एक्सटर्नल जेनिटालिया में दिस पीनस इज नॉर्मली स्मॉल लिम्फ ऑर्गन। ओके, नॉर्मली ये छोटा स्मॉल लिम्फ ऑर्गन है, बट जब भी सेक्सुअल अराउजल होगा, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इट बिकम हार्ड एंड इरेक्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा? इट बिकम हार्ड एंड इरेक्ट जब भी सेक्सुअल अराउजल होगा, मतलब जब भी सेक्स की भावना हो जाएगी, तभी ये क्या हो जाएगा? इट बिकम हार्ड एंड इरेक्ट। तो ये जो पीनस है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे, यहाँ पे देखो ये टीएस ऑफ पीनस है, मतलब अगर पीनस को हम लोगों ने ट्रांसफर सेक्शन लिया, उसको कट किया, ओके, तो आपको ये 3 टिश्यू दिखेगा। 2 पोस्टेरियो लैटरल है, दिख रहा है ये पोस्टेरियो लैटरल, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा। सिंगुलर इज कॉल्ड एज कॉर्पस कैवर्नोजम। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 टिश्यू है, 2 रेड कलर का टिश्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा। और एंटेरियर की तरफ आपको दिख रहा है ये एक टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम आगे आके क्या फॉर्म कर रहा है? ये ग्लांस पीनस फॉर्म कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे? तो आपको दिख रहा है ये पीछे की तरफ दिख रहा है 1 2 कॉर्पोरा कैवर्नोजा। ओके, ये आगे की तरफ क्या है? देयर इज कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, लिखा है यहाँ पे कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। अभी ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम से यूरेथ्रा पास हो रहा है, तो ये यूरेथ्रा को बोलते हैं स्पॉन्जाइल यूरेथ्रा। ओके, तो पेनाइल यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या है? स्पॉन्जाइल यूरेथ्रा, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम ऊपर जाके क्या फॉर्म करेगा? एक सोलन पार्ट फॉर्म कर रहा है, जिसको बोलते हैं ग्लांस पिनस। तो यहाँ पे दिख रहा है ग्लांस पिनस है,
ओके, मतलब ये दो ऊपर की तरफ है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोजा। नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ये स्पॉन्जियोजम आगे आके क्या फॉर्म करेगा, एक ऐसे टोपी जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, राइट। ये क्या फॉर्म करेगा, सोलन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पिनस। और ये ग्लांस पिनस के ऊपर होता है फोरस्किन। ओके, उसको कौन कवर करेगा, फोरस्किन। तो ये जो टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। इरेक्टाइल टिश्यू क्यों, बिकॉज वो इरेक्शन के लिए हेल्प करेंगे, राइट। मतलब आपका पिनस इरेक्ट होगा। वो क्यों इरेक्ट होगा, बिकॉज ये टिश्यू के अंदर ब्लड साइनसेस होते हैं। साइनसेस मतलब कैविटी। तो जब भी ब्लड इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, because of that there will be erection in the penis। हम्म, ये अगर आपने डायग्राम रिफर किया तो ये आपका नॉर्मल पीनस है जो कवर्ड है फोरस्किन या फिर प्रेप्यूस से। लेकिन अगर आपने ये फोरस्किन पीछे की तरफ खींच लिया, बिकॉज दैट फोरस्किन इज रिट्रैक्टेबल, ओके, वन कैन पुल इट बैक, तो यू कैन सी द ग्लांस penis is exposed, and glans penis is the most sensitive part of male reproductive external genitalia. This is the most sensitive part. So you can see this is a foreskin. That foreskin when you are going to pull it back, आपको क्या दिखेगा, ये ग्लांस पिनस दिखेगा। तो इन सर्टन रिलीजन ये फोरस्किन को रिमूव किया जाता है। एंड इवन समटाइम्स सम पीपल दे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, मतलब यूरिनेशन के टाइम अगर डिफिकल्टी हो जाए तो ये फोरस्किन को सर्जिकली रिमूव करते हैं। तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्किन, मतलब अगर सर्जरी करके रिमूव किया तो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। तो आपको दिख रहा है ये नेचुरल पीनस है और ये सर्कमसाइज पीनिस है जहां पे फोरस्किन इज बीइंग रिमूव। ओके, तो एक तो रिलीजियस रीजन के वजह से ये फोरस्किन रिमूव किया जाता है, या फिर अगर यूरिनेशन को प्रॉब्लम है तो सर्जिकली ये फोरस्किन क्या होगा, रिमूव किया जा सकता है। तो आपको दिख रहा है ये नॉर्मली स्मॉल लिम्फ ऑर्गन है, ये कॉर्पस कैवर्नोजम सिंगुलर, कॉर्पोरा कैवर्नोजा इज अ प्लूरल। तो ये दिख रहा है इसके अंदर जब भी ब्लड का एंट्री होगा, कैन यू सी इट इज रिटन कॉर्पस कैवर्नोजम इज फिल्ड अप विद ब्लड, तो ये पीनस क्या हो जाएगा, इरेक्शन होगा। मतलब ये नॉर्मल स्मॉल लिम्फ है लेकिन ये इरेक्ट हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज इरेक्शन। ओके, आर यू गेटिंग दिस। तो देखो क्या लिखा है, इट इज अ मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्व इन कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का दूसरा मीनिंग है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके, या फिर सेक्स। सो इट इज अ सिलेंड्रिकल मस्कुलर विथ 3 बंडल ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। हम लोगों ने देखा एक है पोस्टेरियर लैटरल दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरा कैवर्नोजा, दिख रहा है यहाँ पे दो लैटरल है, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ओके। और जो मीडियन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। और ये स्पॉन्जियोजम से क्या पास होगा, यूरेथ्रा पास होगा, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा को स्पॉन्जाइल यूरेथ्रा। Okay, so tip of the penis is swollen, that is called as glans penis। दिख रहा है यहाँ पे glans penis है, and this glans penis is covered by the foreskin or prepuce। तो ये हुआ एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में। अभी कुछ GIF है दैट आई विल शो, तो आपको समझेगा एग्जैक्टली। तो आपको दिख रहा है दिस इज अ इरेक्टेड पेनिस, ओके। तो जैसे पीनस इरेक्शन होगा आपको दिख रहा है दिस इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, ओके। तो ये दिख रहा है टेस्टिस, तो ये टेस्टिस में से सीमेन आएगा। ये स्पर्म का फ्लो भी देखो, स्पर्म का पाथवे, ओके। स्पर्म किधर से किधर आएगा, पहला इरेक्शन होगा, इरेक्शन के बाद में स्पर्म वास डिफरेंस से लेके यूरेथ्रा में आएगा और बाद में ये स्पर्म बाहर की तरफ रिलीज होगा, है कि नहीं। तो विद द हेल्प ऑफ सीमेन, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, ओके। तो दिस इज हाउ द इरेक्शन विल अकर। फिर से देखो ये इरेक्शन होगा और इरेक्शन के बाद में देयर विल बी इजैक्यूलेशन, ओके। आई होप ये GIF से आपको समझा रहेगा पोजीशन ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, ओके, एंड कॉर्पोरा कैवर्नोजा। दिख रहा है ये कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, देखो आगे की तरफ कैसे फॉर्म कर रहा है, इट इज गोइंग टू फॉर्म द ग्लांस पेनिस, ओके। ये दिख रहा है दिस इज अ पार्ट, ओके, ग्लांस पेनिस, ओके। और जो क्या फॉर्म करेगा, इट इज कवर्ड बाय द प्रेप्यूस। द स्क्रॉटम, स्क्रॉटम इज द एब्डोमिनल पाउच, और ये एब्डोमिनल पाउच में टेस्टीज आर लोकेटेड।
ओके, सो इट इज लाइंग बिहाइंड द पीनस, तो ये पीनस के पीछे की तरफ है। ओके, और इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज राइट एंड लेफ्ट स्क्रॉटल सैक बाय सेप्टम, मतलब अंदर की तरफ देर इज अ सेप्टम जो क्या कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में उसको डिवाइड कर रहा है। तो ये स्क्रॉटम है, ये स्क्रॉटम इज डिवाइडेड बाय अ सेप्टम, सेप्टम मतलब कंपार्टमेंट, और ये कंपार्टमेंट किससे बना है, स्पेशलाइज मसल, ये मसल का नाम है डार्टोस ट्यूनिक। सो डार्टोस ट्यूनिक or tunica dartos is a specialized smooth muscle cells. Okay, these are the specialized smooth muscle cell. तो fetus में क्या होगा, these testes are guided into and retained into the scrotum, okay, by a fibromuscular band. तो normally ये testes are attached to the scrotum, दिख रहा है यहाँ पे gubernaculum. So testes will remain. For example, if it is the scrotum, right? If this is a testes, so these testes will attach to scrotum by means of fibromuscular band, which is going to keep the testes in position, and that is called as gubernaculum. So what is gubernaculum? Gubernaculum is a fibromuscular band which is going to connect testes to the scrotum. Okay, so these testes are guided into and retained into the scrotum because of gubernaculum. So what is gubernaculum? Gubernaculum क्या है आपको याद रखना है, it is a fibromuscular band जो connect करेगा testis to the scrotum. So अगर ये scrotum, अगर ये testis scrotum में enter नहीं हुए, ओके, तो क्या होता है, they will remain in the abdomen, और ये कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म. सो व्हाट इज क्रिप्टोर्किडिज्म? क्रिप्टोर्किडिज्म जहां पे टेस्टिस फेल टू डिसेंड डाउनवर्ड, टेस्टिस क्या है, नॉर्मली एब्डोमेन से स्क्रॉटम में आएंगे 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम, but if they fail to descend downward, that result in a condition that is called as cryptorchidism. अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रहे तो that individual becomes sterile, मतलब cannot produce sperm. Why testes are located in the scrotum? scrotum की टेस्टिस आपके बॉडी से बाहर क्यों है? Because जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, वो बॉडी टेम्परेचर से लेस चाहिए. आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस. तो स्क्रॉटम में जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री लेस है देन योर बॉडी टेम्परेचर. तो स्क्रॉटम में टेस्टिस होने की वजह से टेम्परेचर कम है बॉडी टेम्परेचर से, और वो टेम्परेचर कम चाहिए फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो स्क्रॉटम इज गोइंग टू मेंटेन द टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, और ये नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. तो बी जाके स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. अगर ये टेस्टिस एब्डोमेन में रह गए फीटल कंडीशन में, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं. सो दैट इंडिविजुअल कैनॉट बिकम फादर, मतलब वो स्टेराइल हो जाएगा. वो कभी भी बाप नहीं बन सकता, मतलब वो स्टेराइल हो जाएगा. तो ये था स्क्रॉटम के बारे में, विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटालिया. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट, दैट इज द सीमेन. ओके, तो सीमेन का फ्लो देखो कैसे है. तो सीमेन कैसा है, इट इज अ विस्कस थिक अल्कलाइन है, जिसका पीएच कैन बी इन द रेंज ऑफ पी 7.2 to 7.7. इट इज मिल्की व्हाइट, देखो यहाँ पे दिखा है, ये सीमेन है. कभी रिलीज होगा, एक तो मेल कैन मैन्युअली रिलीज आउटसाइड, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम ये रिलीज होता है. तो कभी कभी जो मेल्स है जो सीमेन को खुद से बाहर निकालते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मास्टरबेशन. ओके, अदरवाइज दैट सीमेन इज रिलीज एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, एट द एंड ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, मेल इज गोइंग टू डिपॉजिट दैट सीमेन इनटू द वजाइना, दैट इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन. तो जब भी मेल इजैकुलेट करेगा तो कितना सीमेन रहेगा, ओनली 2.5 to 4 ml ऑफ सीमेन. ओके, और ये सीमेन के अंदर 400 मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, उसमें से एक ही स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा. ओके, तो ये सीमेन के अंदर क्या है, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड,
सेमाइनल वेसिकल एज वेल एज द कॉपर्स ग्लैंड। तो फ्लो देखो, टेस्टिस में से स्पर्म किधर आएंगे, फर्स्ट रिटे टेस्टिस में से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से जाएंगे वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से कहां पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है, ये वास डेफरेंस से ये यूरेटर को लूप करके यूरेथ्रा में आ रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन आएगा, कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन आएगा, बराबर कि नहीं। कॉपर्स ग्लैंड इज गोइंग टू प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करेगा, नरिशिंग फ्लूइड, ओके। और बाद में ये यूरेथ्रा से बाहर आके दिस स्पर्म इज रिलीज थ्रू द ओपनिंग ऑफ you know penis. So obviously this urethra is a common passage for urine as well as for the semen. So this is a flow, this is how the sperm is going to come along with the semen, okay. Now this semen contains sperm. So this is all about male reproductive system, okay. I hope आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहेगा, ओके। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर सुनने के लिए आप ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ओके, बेल आइकन पे क्लिक करो, और ये वीडियोस आप आपके फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन, बाय बाय।